नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नज़र और नज़रिया। मैं हूँ आपके साथ बुशरा खानम फहद। जहाँ एक तरफ प्रियंका गांधी ने वायनाड से आज पर्चा दाखिल किया और उसको दाखिल करते हुए जब उन्होंने लोगों को संबोधित किया तो वो भावुक हो गई और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि 35 साल से वो प्रचार कर रही हैं चुनाव में, लेकिन आज पहली बार है कि वो अपने लिए प्रचार कर रही हैं। और ये कहते हुए वो भावुक हो गई क्योंकि उन्होंने अपने पिता का जिक्र किया कि 17 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता के लिए सबसे पहले प्रचार करना शुरू किया था, फिर उसके बाद अपनी माताजी और फिर उसके बाद अपने भाई के लिए प्रचार किया और उसके अलावा कई महत्वपूर्ण कैंडिडेट्स के लिए उन्होंने प्रचार किया और कई महत्वपूर्ण इलेक्शंस वो जितवाने में भी कामयाब रही। लेकिन आज वो पहली बार लोगों के सामने है और अपने लिए वोट मांग रही हैं। ये कहते हुए वो भावुक हो गई। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है कि एक राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी पूरे एनडीए से संभल नहीं रहे थे, खासतौर पर लोकसभा की हम बात करते हैं। और अगर वायनाड से प्रियंका गांधी इस उपचुनाव में जीत कर आ जाती हैं तो आप सोचिए बहन भाई की जोड़ी लोकसभा में होगी और राज्यसभा में होंगे मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले दिन किस तरह से मुश्किल भरे हो सकते हैं। और आने वाले दिन तो उसके लिए महाराष्ट्र में भी कुछ कम मुश्किल भरे नहीं होने जा रहे हैं। महाराष्ट्र की लड़ाई कौन जीतेगा हारेगा इससे ज्यादा चेहरों की लड़ाई होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अगर हम महायुति की बात करते हैं तो वहां पर भी कई चेहरे हैं। जहां पर एक तरफ एकनाथ शिंदे हैं, देवेंद्र फडणवीस हैं, अजीत पवार हैं और खासतौर पर देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे जिन दोनों में ही आपस में ठनी हुई है कि अगर सत्ता में वापस आते हैं तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री। शिंदे लगातार अपने आप को असर्ट करते रहे और ये कहते रहे कि उनको ही चेहरा बनाया जाए और उनका चेहरा सामने रखकर इलेक्शन लड़ा जाए, यानी कि प्री डिसाइडेड करके कि वही मुख्यमंत्री होंगे अगर सरकार बनती है महायुति की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी है, उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो माहिर है यूज एंड थ्रो की पॉलिसी अपनाने में। आपने देखा होगा कि जहां जहां उन्होंने जो क्षेत्रीय दल है उनसे गठबंधन किए, उनका कैसे इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करके उनको एक तरह से फेंक दिया। अब सवाल ये उठ रहा है कि महायुति में क्या, महाविकास अघाड़ी में क्या कुछ हो रहा है वो तो आप जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया है वहां अलग अलग तरह की थियरीज जो है वो आप देख ही रहे होंगे और आपको पता ही है कि किसके जरिए वो तमाम स्टोरीज और थियरीज जो है वो प्लान करवाई जा रही हैं। लेकिन महायुति से जुड़ी तमाम खबरों को किस तरह से दबाया जा रहा है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। देखिए, भले ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने 99 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर दी है, 38 कैंडिडेट्स की लिस्ट जो है वो अजीत पवार ने जारी कर दी है और 45 कैंडिडेट्स की लिस्ट जो है वो एकनाथ शिंदे ने जारी कर दी है। लेकिन अभी तक भी ये साफ नहीं है कि कौन कितनी सीटों पर लड़ने जा रहा है। जहां भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि वो 150 पे लड़ेगी, उससे एक कम पर वो राजी नहीं होगी, वहीं एकनाथ शिंदे भी लगातार अपने आप को असर्ट कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि 100 सीटें कम से कम उनको मिले और लग ये रहा है कि 80 सीटें भी उनको मिलने नहीं जा रही हैं। यहाँ पर सबसे बुरा हाल अजीत पवार का होता हुआ नजर आ रहा है। अजीत पवार लग रहा है हरियाणा में जो हाल आपने जेजेपी का दुष्यंत चौटाला का देखा था वही लग रहा है कि अजीत पवार का होता हुआ नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से हार का ठीकरा अजीत पवार के ऊपर फोड़ा गया, ये लगातार कहा गया कि वो ट्रांसफर नहीं हुआ, अजीत पवार को साथ लेने का हमें नुकसान हुआ, फायदा नहीं हुआ, इसको लेकर लेख लिख के गए, इसको लेकर अलग अलग तरह की बयान सामने आए और कुछ बयान तो बेहद आपत्तिजनक भी थे कि वो साथ में होते हैं तो कैसे उल्टी आती है। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल भी कई नेताओं की तरफ से किया गया, वो आपने सुना होगा। लेकिन अभी खेल ये चल रहा है कि आरएसएस ने अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है महाराष्ट्र में, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंकी हुई है महाराष्ट्र में और वो किसी भी कीमत पर महाराष्ट्र को अपने हाथ से गंवाना नहीं चाहती है। बीजेपी चाहती है कि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभरे ताकि वो चीफ मिनिस्टर खुद डिसाइड करे कि आखिर वो किसको बनाना चाहते हैं। और ऐसे में लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं कि अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस मिलकर कुछ ना कुछ ऐसा खेल कर रहे हैं ताकि एकनाथ शिंदे को साइडलाइन किया जा सके और इलेक्शन के बाद अगर
उनके रिजल्ट इस तरह के आते हैं कि वो सरकार बनाने की स्थिति में होते हैं, तो एकनाथ शिंदे को चीफ मिनिस्टर ना बनाकर बल्कि देवेंद्र फडणवीस को चेहरा बनाया जाए। ये आरएसएस भी चाहती है और भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है, और इसी को लेकर पूरी तरीके से रस्साकशी देखने के लिए मिल रही है। भले ही आपको ये दिखाने की कोशिश की जा रही हो कि महायुति में ऑल इज वेल, लेकिन महायुति में ऑल इज नॉट वेल। वहीं दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी की बात करें तो लगभग वहां पर सीट का शेयरिंग का फॉर्मूला सेट हो चुका है, जहां ये बताया जा रहा है कि 105 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी, 95 सीटों पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना और 85 सीटों पर एनसीपी शरद पवार की ये लड़ने जा रहे हैं। इसमें से कुछ सीटें 3-4 सीटें छोड़ी गई हैं ताकि जो छोटे दल हैं जिसमें समाजवादी पार्टी भी है उनको एडजस्ट किया जा सके। अब थोड़ी सी यहाँ पर फांसी अटकी हुई है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना ये चाहती है कि उनको 100 सीटें मिलें, तो अब बात यहाँ पर अटक गई है। मीटिंग्स का दौर जारी है और आज संजय राउत जब प्रेस के सामने आए तो उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा कि क्योंकि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम वो कैंडिडेट चुने जो जिताऊ है, इसीलिए थोड़ा वक्त लग रहा है और आज हर हालत में लिस्ट सामने आ जाएगी जिसका सबको इंतजार है। लेकिन मैं यहाँ पर बात आज महायुति की करने जा रही हूँ, क्योंकि डबल इंजन की सरकार, डबल एंटी इनकम्बेंसी है, लगातार झड़ी लगा दी गई है, एक के बाद एक योजनाओं की, लोक लुभावन वादों की और लाडली बहना जैसी योजना ले लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को कि मध्य प्रदेश की तर्ज पर उसे इन योजनाओं के तहत उनको फायदा हो सकता है, और इसीलिए इलेक्शन भी हमने देखा कि डिले कराया गया और तारीखें भी इंतजार करते करते जब थक गए तब तारीखों का ऐलान हुआ। तो सवाल ये उठता है कि मुद्दे एक तरफ है, तमाम चीजें हैं, चुनाव आयोग का खेल हमने हरियाणा में देख लिया, तो भारतीय जनता पार्टी अपना सब कुछ झोंकेगी। अब इस ताकत के सामने महाविकास आघाड़ी कितनी ताकत से चुनाव लड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही दलों की बात करें तो यहाँ सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस का नहीं बल्कि दो गठबंधनों का है। ये फर्क है हरियाणा से महाराष्ट्र में। मेरे साथ आज 3 बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं। स्क्रीन पर आप मेहमानों को ले आइए जो महाराष्ट्र की राजनीति को बहुत अच्छे से जानते, परखते और उसकी बारीकी को जानते हैं। मेरे साथ जाने माने पत्रकार निरंजन टाकले जी मौजूद हैं। निरंजन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। मेरे साथ पहली बार जुड़े हैं जम्मू आनंद जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, महाराष्ट्र से ही हैं। जम्मू आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। और दशकों का पत्रकारिता का अनुभव है ओमकारेश्वर पांडे जी का जाना माना चेहरा है, वो भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। ओमकारेश्वर पांडे जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल। शुरुआत निरंजन जी आपसे मैं करना चाहती हूँ। महायुति को लेकर तो तमाम तरह की, मैं कहूँ कॉन्स्पिरेसी थेरीज, या मैं कहूँ कि उसमें सब कुछ ठीक नहीं है, टूट गया है, बिखर गया है महाविकास आघाड़ी और सब अलग अलग लड़ने जा रहे हैं, इससे लेकर हर तरह की खबरें चलाई गई। सीट को लेकर देरी हो रही है, लिस्ट अब तक आ जानी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरा सवाल, क्या महायुति में ऑल इज वेल है? क्या सब कुछ ठीक है? 99 बीजेपी ने डिक्लेयर कर दी, 38 अजीत पवार ने, 45 सीटें शिंदे ने डिक्लेयर कर दी, लेकिन अभी तक भी साफ नहीं है कि कौन कितने पर लड़ने जा रहा है। पूरी खबरें मेन स्ट्रीम मीडिया भी चला रहा है, कई सारे यूट्यूब चैनल्स भी उसको चला रहे। ये पूरा प्लांटेड है और ये बहुत खुलकर सामने आया था 2 दिन पहले जब एबीपी जैसे चैनल ने इस किस्म की खबरें दी थी कि भाजपा के नेताओं के साथ, अमित शाह के साथ मीटिंग हो चुकी है संजय राउत की, शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेता। इस किस्म की उन्होंने खबरें चलाई थी कि उन्होंने मीटिंग की, देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे की मीटिंग हुई, ये भी उन्होंने प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश की थी, जिसको सिरे से खारिज कर दिया इमीडिएटली संजय राउत ने। और ये कहाँ ये नेता लोग थे ये सभी को पता है, उसके बावजूद ये हुआ था। टीवी 18 ने एक खबर चलाई थी, न्यूज़ 18 नेटवर्क ने, कि उद्धव ठाकरे महाविकास आघाड़ी से निकलकर अलग 288 जगह पर सीटों पर लड़ेंगे पूरे महाराष्ट्र में। ये भी खबर उन्होंने चलाई थी, लेकिन मतलब कुछ घंटों में इसका खुलासा हो गया, सभी के सामने आ गया। अब महाविकास आघाड़ी के जो आपने आंकड़े बताए वो लगभग तय है और शायद वही रहेंगे। बाकी छोटे जो अलायंस पार्टनर्स है, जैसे समाजवादी पार्टी है, पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी है, शेतकरी कामगार पक्ष जिसे बोलते हैं, इनको ये पार्टीज अपने कोटा से सीट शेयरिंग करेंगे उनके साथ।
तो ये महाविकास आघाड़ी का तो पिक्चर लगभग तय है। इसके एवज में ये जो पूरा महायुति का है, तो लोकसभा के चुनाव जब से हुए तब से भाजपा और संघ परिवार में ये बात चल रही थी कि अजित पवार को साथ में लेने से नुकसान हुआ है भाजपा का फायदा नहीं हुआ है, और अजित पवार का भी कुछ फायदा नहीं हुआ है। अजित पवार की वाइफ सुनेत्रा पवार जो बारामती में खड़ी थी, वो तो सिर्फ हारी नहीं, हमेशा खड़कवासला नाम की असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी जो बारामती में आती है, वहां हमेशा सुप्रिया सुले 90,000 वोटों से पीछे रहा करती थी। इस बार उस किस्म का लीड नहीं मिला था अजित पवार की पत्नी को, और खुद बारामती में भी अजित पवार को वोट्स नहीं मिल पाए, वो 47,000 वोटों से पीछे उनकी पत्नी रह गई। तो अजित पवार को भाजपा के वोट ट्रांसफर नहीं हुए, क्योंकि संघ परिवार और भाजपा में ये बहुत सवाल थे कि जिसके ऊपर इतनी घिनौनी टिप्पणी अभी तक की है, जिसके खिलाफ इतना बड़ा प्रचार किया है, खुद मोदी जी ने भी किया था, और उसी के हाथ में अब महाराष्ट्र की तिजोरी की चाबियां सौंप दी है। तो उनको ये असहज बहुत हो चुके थे। तो अजित पवार का भी कुछ फायदा नहीं हुआ। अजित पवार ने जितने कैंडिडेट खड़े किए, सिर्फ एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसमें से चुन के आया था। उसमें हम कह सकते हैं कि सक्सेस रेशो अगर निकालेंगे तो एकनाथ शिंदे का ज्यादा था, भाजपा से भी बहुत ज्यादा था, और अजित पवार फैक्शन से भी एकनाथ शिंदे का पार्लियामेंट इलेक्शंस में सक्सेस रेशो ज्यादा था। और उसकी कई सारी वजह है, मतलब वो बहुत पॉपुलर थे इस किस्म की बात नहीं है, लेकिन कई सारी वजह है जिसकी वजह से वो हो पाया। अब डेफिनेटली जैसे आपने पूछा कि देवेंद्र फडणवीस का चेहरा वो आगे दिखाना चाहते हैं, भाजपा तो चाहेगी क्योंकि उनका ही चीफ मिनिस्टर बने, ताकि उनका जो ओरिजिनल एजेंडा है वो पूरी तरह फोर्स के साथ लागू किया जा सके। लेकिन इस बार वैसा होगा नहीं। इस बार महायुति के जितने तनाव है ये भी लोगों के सामने है। मैं जहां रहता हूं नासिक में, अभी तक वो 3 बार भाजपा के जो कैंडिडेट चुन के आई थी लगातार, उसकी कैंडिडेसी अभी तक अनाउंस नहीं कर पाए हैं। इतनी बड़ी कंट्रोवर्सीज यहाँ पर चल रही है। छगन भुजबल का क्या होगा, अभी तक छगन भुजबल को खुद को गारंटी नहीं है। ये कहा जा रहा था कि उनका भतीजा समीर, जो उनके साथ जेल में था, वो समीर या तो शरद पवार की पार्टी से लड़ेगा या उद्धव ठाकरे की शिवसेना से लड़ेगा, लेकिन अभी तक उनका भी कोई डिसीजन यहाँ पर हो नहीं पाया है। तो बहुत जगह ये तनाव है, लगभग हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, खासकर विदर्भ में और मराठवाड़ा जो एरिया है, जहां लगभग 100 से ज्यादा सीटें हैं। अकेले विदर्भ में 61 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की सीटें हैं। वहां ये बहुत ज्यादा पैमाने पर ये तनाव है, और एस्पिरेंट्स भी बहुत ज्यादा है। तो महायुति में इस किस्म के तनाव चलते हुए, और देवेंद्र फडणवीस की छवि महाराष्ट्र में इतनी खराब हो चुकी है जब से ये सरकार बनी है, पिछले 2 सवा 2 सालों से, तब से इतनी खराब हो चुकी है, क्योंकि इस किस्म की गंदी राजनीति कभी भी महाराष्ट्र में नहीं हुई थी। महाराष्ट्र जो इतने बड़े पॉलिटिकल लिनेज का हमेशा लेगेसी की बात करती है, शाहू महाराज से लेके डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर तक, इतनी घिनौनी राजनीति महाराष्ट्र ने कभी देखी नहीं थी, जो इस बार देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में शुरू की 2 साल पहले। और अभी तक जो हो रहा है उसकी वजह से, भले वो फडणवीस का चेहरा प्रस्तुत करेंगे या नहीं भी करेंगे और चाहेंगे कि फडणवीस चीफ मिनिस्टर बने, लेकिन वो हो नहीं पाएगा। खुद अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी फडणवीस को बहुत तगड़ी फाइट देनी पड़ेगी। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि खुद देवेंद्र फडणवीस जो है, उनकी श्योरिटी नहीं है कि वो जीत कर आएंगे कि नहीं, तो चेहरा बनेंगे नहीं बनेंगे ये तो एक बात की बात है। आपके पास मैं लौट रही हूँ जम्मू आनंद जी, लेकिन महायुति में फिलहाल चल क्या रहा है? एक तरफ ये बताया जा रहा है कि अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस मिलकर शिंदे का गेम करना चाह रहे हैं कि उनको साइडलाइन कर दिया जाए। अगर ऐसा है तो शिंदे यानी कि अजीत पवार मेन गेम में आ गए हैं, या फिर देवेंद्र फडणवीस फिलहाल अजीत पवार का इस्तेमाल करके सत्ता तक आके, और फिर उसके बाद जैसा वो किया जाता है, जिस तरह से हरियाणा में जेजेपी के साथ हुआ, वैसा उनके साथ कर दिया जाएगा इलेक्शन के बाद। शिंदे और अजीत पवार के फ्यूचर को आप कैसे देखते हैं? फिलहाल सरकार बनती है या नहीं बनती है, दोनों ही कंडीशन में? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस चैनल में हमको आज बुलाए। सारे वरिष्ठ पैनलिस्टों को भी नमस्कार।
देखिए, बहुत दिनों से ये चर्चा महाराष्ट्र में खास करके मीडिया से कराई जा रही है कि ऑल इज नॉट वेल इन महाराष्ट्र विकास आघाड़ी एंड ऑल इज वेरी मच वेल इन महायुति। लेकिन मैं आपको काफ़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि असली सरफुटंबल जिसको कहते हैं, असली परेशानी या असली अंदरूनी खींचतान अगर किसी अलायंस में इस वक्त महाराष्ट्र में चल रही है, वो चल रही है महायुति में। इसीलिए मतलब लोकसभा के बाद ही खास करके भारतीय जनता पार्टी बहुत असहज हो गई है और इसलिए हम देखते हैं कि शुरुआत में लोकसभा के बाद खुद देवेंद्र फडणवीस ने ऐलाना ये कि जाहिर किया कि अगला विधानसभा का चुनाव हम एकनाथ शिंदे इनके मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लड़ेंगे। और उसके बाद पूना में बहुत बड़ा एक कन्वेंशन हुआ भारतीय जनता पार्टी का, जिसमें करीब 2,500 से 3,000 कार्यकर्ता उपस्थित थे और स्वयं अमित शाह आए थे एक नई जान फूंकने के लिए। तो नई जान तो फूंक नहीं पाए, जो कुछ जान थी उसको और कमजोर करके वो चले गए। लेकिन उन्होंने ये ऐलान किया कि अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा। और उसके बाद फिर ये हुआ कि बीजेपी के महाराष्ट्र के जो प्रभारी थे देवेंद्र यादव, इफ आई एम करेक्टली रिमेम्बरिंग, उनको सहयोग के लिए 2 और सहयोगी दिल्ली से भेज दिए। मतलब ये हो रहा था कि देवेंद्र फडणवीस और एक जो उनके ऑब्जर्वर है महाराष्ट्र के, उन दोनों से बीजेपी नहीं संभल रही है तो 2 और दो बैकअप। तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि सारे अधिकार टिकट बांटने के, टिकट किसको देना नहीं देना, बीजेपी के सारे अधिकार जो है वो देवेंद्र फडणवीस को देने का निर्णय हो गया। उसके बाद भी स्थिति नहीं संभल पाई तो हम सब जानते हैं कि नागपुर से एक हेवी वेट मिनिस्टर मोदी कैबिनेट में है, नितिन गडकरी जी। उनके बड़े चाहने वाले मीडिया में कुछ है, उन्होंने एक स्टोरी प्लांट की कि दिल्ली अब जो है महाराष्ट्र की कमान गडकरी के हाथ में देने का फैसला कर लिया। लेकिन वो प्लांटेड स्टोरी थी और इसलिए वो 24 घंटे के अंदर ही वो स्टोरी ने दम तोड़ दिया। उसके बाद लेकिन एक बात साफ हुई कि महाराष्ट्र का चुनाव जो है वो अमित शाह ने अपने हाथ में ले लिया और इसके लिए उनके दौरे बढ़ गए, उनके मीटिंग से होने लगी। और यहाँ तक फिर एक नया डेवलपमेंट ये हुआ कि जो आरएसएस लोकसभा के चुनाव में बीजेपी की जो हार हुई उसका पूरा ठिकरा उसने अजित पवार पे फोड़ दिया। और ये कहते हुए आरएसएस ने खुल्लम खुल्ला बोला कि बीजेपी की ये हार अजित पवार जैसे भ्रष्ट मंत्री, भ्रष्ट राजनेता को साथ में लेके जो बीजेपी ने अलायंस किया उसकी वो कीमत चुका रहे हैं। इसीलिए जो है अजित पवार को वो महायुति से बाहर करें। लेकिन धीरे धीरे जैसा जैसा कारवां आगे बढ़ते गया उसमें 2 बातें बहुत स्पष्ट सामने आई। एक, महायुति में अगर लोकसभा में किसी का स्ट्राइकिंग रेट अच्छा था तो वो शिंदे का था। शिंदे को 7 सीटें मिली और बीजेपी ने इतने सारे सीट लड़ने के बाद 9 सीटें मिली। और शिंदे इस चीज को भांपते हुए अपना एक पॉलिटिकल जो मैन्यूवरिंग है एज अ सीएम, उन्होंने उसको मजबूत करना शुरू किया और एक संदेश देना शुरू किया कि अब जो शिंदे गुट है शिवसेना, उसको आप विश्वास में न लेते हुए बीजेपी कोई निर्णय ना हम पे थोप सकती है और ना ही कोई निर्णय ले सकती है। अब ये एक इंटरनल फ्रिक्शन वो तेज होते गया और लोकसभा के चुनाव में शिंदे गुट
की सफलता ने शिंदे की एक जी। भूख जो है वो बढ़ाई, हम्म। और इसीलिए शिंदे को ऐसा लगने लगा कि अब मेरे बगैर बीजेपी आगे बढ़ नहीं सकती या बीजेपी का कुछ हो नहीं सकता। और इसी बीच आरएसएस ने अपनी भूमिका में चेंज ला दी, क्योंकि आरएसएस के सामने दो बातें हैं। नंबर एक, 2025 में 100 साल उसके कंप्लीट होने वाले हैं, इसलिए 2025 आरएसएस के लिए बहुत ही ऐतिहासिक महत्वपूर्ण ऐसा वर्ष है। और जिस आरएसएस की स्थापना महाराष्ट्र में हुई और वो सारे महाराष्ट्रियन अपर कास्ट ब्राह्मण थे, तो आरएसएस के सामने दो स्थिति थी। एक कि क्या हम बीजेपी को जिताएं और 2025 में मुख्यमंत्री एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री बीजेपी का बना लें, या फिर लोकसभा में जिस तरीके से उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लिया, तो ना लेते हुए अगर बीजेपी अगर हार जाती है तो फिर मोदी से जो झगड़ा करना है उसको आगे बढ़ाए। बट एट द एंड ऑफ द डे आरएसएस को यह समझ में आया कि मोदी के साथ अमित शाह की लड़ाई हम बाद में कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त तो बीजेपी की सरकार है, वो भी संघ के ही चेले हैं। लेकिन इस झगड़े में महाराष्ट्र में बीजेपी अगर हार जाए तो संघ जो है बीजेपी में, खास करके अमित शाह और नरेंद्र मोदी बीजेपी की हार का ठिकरा संघ में फोड़ देंगे, और फिर संघ का जो न्यूसेंस वैल्यू है इस वो कमजोर हो सकता है। तो इसके लिए संघ ने उस सारे मतभेदों को बाजू में रखकर उन्हें यह समझ में आया कि इस वक्त महायुति को जिताना और बीजेपी का परफॉर्मेंस को बेहतर बनाना, यही हमारा एक टास्क हो सकता है, जिससे भविष्य का जो रास्ता है वो हमारा खुल सकता है। ये कुछ डेवलपमेंट हुए हैं, लेकिन इसीलिए अब आरएसएस जो है अजित पवार के करप्शन की बात नहीं करता। आरएसएस ने पिछले 10 दिन में 2 मीटिंगें नागपुर में बीजेपी के साथ की है, इंटरनल मीटिंग्स की है। तो इसका संदेश साफ है कि इस चुनाव में आरएसएस के बगैर और आरएसएस के खुल के समर्थन में उतरे बगैर बीजेपी की स्थिति कुछ नहीं, यानी संभल नहीं सकती है। बट ऑल सेड एंड डन हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त महायुति में ज्यादा सरफुटंबल है, और बीजेपी स्ट्रेटेजिकली एक ऐसे मोड़ पे शिंदे को लाके छोड़ना चाहती है कि जहां शिंदे बीजेपी के जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको माने बगैर उनको दूसरा कोई और पर्याय ना रहे। ये क्योंकि ऐसा है कि उद्धव ठाकरे जो है उन्होंने एक फैसला कर कि हम शिंदे गठ के लिए दरवाजा बंद कर दिए हैं, और बंद कर दिए इसलिए बीजेपी को एडवांटेज है शिंदे को कोने में ढकेलना। क्योंकि इधर शरद पवार ने कभी ये भूमिका नहीं ली कि हमने अजित पवार के कैंप के लिए हमारे दरवाजे बंद कर दिए। उनकी एक अपनी समझ है, जो रहने वाले थे वो रह गए, जिनको जाना था वो चले गए, और जिनको आना है वो आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बीजेपी बहुत मेटिकुलसली एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना चाहती है कि जहां शिंदे जो है वो बीजेपी के टर्म्स एंड डिक्टेट को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि उनको भी ये मालूम है कि अकेले लड़ नहीं सकते, और उनको भी ये मालूम है कि उद्धव ठाकरे के पास वापस जा नहीं सकते। सो ऑन दिस स्ट्रेटेजी बीजेपी काम कर रही है कि बीजेपी को ये मालूम है कि शिंदे और अजित पवार, एनसीपी अजित पवार और शिंदे सेना, तकलीफ हमको अगर बढ़ेगी ज्यादा वो शिंदे कैंप में पड़ेगी, क्योंकि मुंबई है और मुंबई के अफराद के जो इलाके हैं जो शिवसेना के। एक बात मैं अंडरलाइन कर दूं, लोकसभा चुनाव में शिवसेना असली कौन, इसका फैसला नहीं हुआ। असली एनसीपी का फैसला लोकसभा चुनाव में हो चुका था, वो है शरद पवार। बट असली शिवसेना शिंदे की उद्धव
इसका फैसला नहीं हुआ, वो नेक एंड नेक रहा। वोट ज्यादा उद्धव को जरूर मिले, लेकिन जी। उस ढंग से नहीं हुआ। तो असली शिवसेना तो का ये भी कह फैसला सकते हैं जी, बिल्कुल ये भी इस कह सकते हैं जो विधानसभा में होने वाला। सिंपैथी, जी बिल्कुल, तो असली असली शिवसेना कौन है इसका फैसला इस विधानसभा में होने जा रहा है। आपके पास मैं लौट रही हूँ। निरंजन जी आपके पास मैं आऊँ उससे पहले एक सवाल ओमकारेश्वर जी आपसे मेरा, कि सबसे अहम सवाल ये होता है कि क्या वोट ट्रांसफर एक दूसरे का कर पाएंगे, यानी कि हमने लोकसभा में देखा कि जब हम महायुति की बात करते हैं तो वोट ट्रांसफर उस तरह से नहीं हुआ। खासतौर पर अजीत पवार पर इसका इल्जाम लगा, इल्जाम शिंदे पर भी लगा कि वोट ट्रांसफर नहीं हुआ क्योंकि बीजेपी 9 पर सिमट गई। और उसकी हालत क्या हुई, अगर जो चंद राज्य हैं उनमें से अगर शुमार किया जाए तो महाराष्ट्र उनमें से एक है जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। तो क्या विधानसभा में ये वोट ट्रांसफर करना बहुत ट्रिकी मामला नहीं हो जाएगा, चाहे वो महायुति की बात करें या महाविकास अघाड़ी की बात करें, क्योंकि यही सबसे महत्वपूर्ण है। आप इश्यूज उठाइए, कुछ भी उठाइए, लेकिन वोट किसका कौन ट्रांसफर करवा पाता है ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों ही तरफ गठबंधन है। थैंक यू बुशरा। सबसे पहले मैं इसी चीज को क्लियर करना चाहता हूं, और फैक्चुअली जम्मू जी ने बातें जो कही वो काफी हद तक सही हैं, लेकिन एक आध चीजें ऑन रिकॉर्ड जो है आंकड़े जो बताते हैं, मैं उसको स्पष्ट करना चाहता हूं। जो पिछला लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें जो विधानसभा वार जो सीटें आई, उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो महायुति को करीब 55 सीटों का नुकसान हुआ। उस महायुति में सबसे बड़ा नुकसान जो अगर हुआ तो एनसीपी अजीत गुट को हुआ, कि जिसको 34 सीटें कम आई, 34 सीटों का नुकसान हुआ, मात्र 6 सीटों पर उसको बढ़त मिली। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान वहां बीजेपी को हुआ, उसको 79 सीटें आई, -23 सीट्स आई। शिवसेना शिंदे गुट को +2 सीट आई, मतलब उसको कोई नुकसान नहीं हुआ लेकिन कोई लाभ भी नहीं मिला। लेकिन मैं यहाँ इस बात से, जम्मू जी की बात से असहमत हूं कि शिवसेना ओरिजिनल कौन, ये फैसला नहीं हो पाया। अब जरा अघाड़ी को जो सीटें मिली हैं उसको नजर डालें तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन शिवसेना असली। अब कांग्रेस को इसमें 19 सीटों का फायदा हुआ, 63 सीटों पर बढ़त मिली महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस को, और शिवसेना उद्धव गुट को 41 सीटों पर, जहां शिंदे गुट को महज 2 सीटों पर बढ़त मिली, +2 सीट्स आई, वहां 41 प्लस सीट्स आई शिवसेना उद्धव को। अगर इसको आप नहीं कहेंगे कि ओरिजिनल शिवसेना कौन का फैसला जनता ने किया, तो आप किसको कहेंगे? ये आंकड़े ही हैं जो स्पष्ट करते हैं। उसी तरह एनसीपी शरद गुट को, जो कि एनसीपी अजीत गुट को 34 सीटों का नुकसान हुआ, और एनसीपी शरद गुट को 22 सीटों का फायदा हुआ, 34 सीटें आई वहां पर। इससे ये पता चल गया कि शरद गुट ही असली एनसीपी है, और इसलिए स्पष्ट हो गया कि शिवसेना उद्धव गुट ही असली शिवसेना है। ये मेरा मानना है, असहमति हो सकती है सबको। अब रही बात इस चुनाव में क्या सिनेरियो है, अगर आप पिछले 5 साल को देखें तो मैं सहमत हूं जो हमारे पूर्व के जो पैनलिस्ट ने, निरंजन जी ने और जम्मू जी ने कहा। इस 5 सालों में महाराष्ट्र ने राजनीति का विद्रूप चेहरा महाराष्ट्र में देखा है। उसमें जो देवेंद्र फडणवीस का भी जो चेहरा है वो एक्सपोज हुआ है, एकनाथ शिंदे का भी एक्सपोज हुआ, अजीत पवार का भी एक्सपोज हुआ। बीजेपी और जो अलायंस है, जो महायुति अलायंस, और इसमें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के चेहरे भी एक्सपोज हुए कि ये किस तरह की राजनीति है, कि रातों रात मुख्यमंत्री, रातों रात कुछ किसी को बनाना, और 80 घंटे। जी, ओमकारेश्वर जी का फ्रेम फ्रीज हो गया है। मैं उनके पास लौट रही हूँ और उनसे जवाब लूंगी, लेकिन निरंजन जी इस बीच आपसे मेरा सवाल ये कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि ताकत पूरी झोंकी हुई है भारतीय जनता पार्टी ने,
आरएसएस जैसा संस्था उनके पास है, अथक पैसा है उनके पास, केंद्र में उनकी सरकार, राज्य में उनकी सरकार। वो साम दाम दंड भेद की सियासत करना जानते हैं, बटेंगे तो कटेंगे वाले पोस्टर्स भी वहां पर लग गए हैं। रत्नागिरी से लेकर तमाम जगहों पर हमने देखा कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया गया, अलग अलग तरह की योजनाएं लाई जा रही हैं, पॉलिसीज लाई जा रही हैं, ताकि लोगों को इस तरह से भी रिझाया जा सके, यहाँ तक कि मुसलमानों तक को खुश करने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ ये हमें देखने के लिए मिल रहा है, दूसरी तरफ शरद पवार जैसे नेता हैं, उद्धव ठाकरे जैसे नेता हैं, राहुल गांधी हैं और कांग्रेस पार्टी है। क्या आपको लग रहा है कि महाविकास अघाड़ी इस भारतीय जनता पार्टी, इस महायुति का मुकाबला करने के लिए तैयार है? क्या उनके पास इस तरह की ताकत, वो सब कुछ मौजूद है? क्या उद्धव ठाकरे और शरद पवार, जिनको एक तरह से, खासतौर पर शरद पवार जिनको एक तरह से चाणक्य कहा जाता है, क्या आपको लग रहा है कि उनकी चाणक्यगिरी अमित शाह की चाणक्यगिरी पर भारी पड़ेगी? जी, मुझे लगता है कि ये होगा इस बार महाराष्ट्र में, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद एक तो ये तीनों पार्टियों की, महाविकास आघाड़ी के जो तीनों दल है, तीनों दलों के कार्यकर्ताओं का एनर्जी लेवल बढ़ चुका है। एक कॉन्फिडेंस आ गया है उनमें कि हम ये कर सकते हैं, हम इनको हरा सकते हैं। तो ये बेसिक एक मोरल बूस्टिंग जो रहता है, वो मोरल बूस्ट हो चुका है पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद। उसके बाद लगातार महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मेहनत अगर किसी ने जमीन पर की है तो वो शरद पवार है। शरद पवार जी इतनी अपनी उम्र के बावजूद पूरे महाराष्ट्र में घूमते रहे, उनकी एक टीम अलग से घूमती रही, अलग अलग सोसाइटी के जो अलग अलग सेक्शंस हैं उनके साथ वो इंटरेक्शन करते रहे कि क्या क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस किस्म की ग्राउंड लेवल पर मैन्यूवरिंग होनी चाहिए, कौन से मुद्दों के बारे में लोगों से बातें होनी चाहिए। ये पूरा वर्क वो एक अलग टीम कर रही थी। और खुद शरद पवार महाराष्ट्र में घूम रहे थे, हर जगह घूम रहे थे। पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग हम जिसको कहते हैं कि किसको पार्टी में लेना चाहिए, किस तरह से उसको पार्टी में लाना चाहिए, लाने के बाद जो ऑलरेडी पार्टी में है वो मतलब वो असहज न हो जाए, उनका कॉन्फिडेंस रखते हुए दूसरों को पार्टी में लेकर किस तरह से उनको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये सब वो कर रहे थे। और इसके बाद अभी महाविकास आघाड़ी के बीच में भी जो मतभेद आ रहे थे, खासकर सीट शेयरिंग के बारे में, वो भी मतलब समझाने की भूमिका एक पिता की तरह उन्होंने ये अलायंस में महाविकास आघाड़ी में की है। कहीं शिवसेना नाराज है, कहीं कांग्रेस नाराज है, तो वो दोनों को समझाते थे। तो इस तरह से उन्होंने ये सारे बेसिक मसले चुनाव के पहले के जो है वो पूरे उन्होंने हल किए थे। और जैसे मैंने कहा, कार्यकर्ता का कॉन्फिडेंस एक लेवल पर बूस्ट हो चुका है। हाँ, ये बात जरूर है कि बीजेपी पानी की तरह पैसा इस चुनाव में खर्च करेगी। जैसे जम्मू आनंद जी ने भी कहा कि ये बिल्कुल सही बात है कि 2025 में संघ के 100 साल पूरे हो रहे हैं और संघ ये जरूर चाहेगा कि उनकी उस शताब्दी में वर्ष में संघ के केडर का, उनकी अपर कास्ट ब्राह्मण कम्युनिटी का देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर रहे। ये बिल्कुल वो चाहेंगे, लेकिन एग्जैक्टली यही महाराष्ट्र नहीं जाएगा, रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र। क्योंकि जो कुछ हुआ है 2.25 सालों में, लेटेस्ट जो कोंकण में जो हुआ, छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला गिर गया, और गिरने के बाद भी जिस तरह से पहले उसका समर्थन करने की कोशिश की कि 45 किलोमीटर के स्पीड से हवा चल रही थी इसलिए वो पुतला गिर गया। अब कोंकण में 100 किलोमीटर की स्पीड से हवा चलती है तो नारियल नहीं गिरता है पेड़ से, और ये इतना बड़ा पुतला गिरने की बात कर रहे थे। और वो जो छत्रपति शिवाजी महाराज का एक किस्म का इंसल्ट हुआ, और उसके बाद जो चार्जशीट फाइल की गई कोर्ट में, वो उस स्कल्प्टर के खिलाफ जो चार्जशीट बनाई गई वो सदोष मनुष्यवध की बनाई गई, कल्पेबल होमिसाइड की, जहां पर कोई मरा ही नहीं है, कोई भी किसी भी इंसान की मृत्यु वहां नहीं हुई है, लेकिन जानबूझकर ये इल्जाम उसके ऊपर लगाया गया ताकि उसको बेल मिल सके, और 20 मिनट में उसको बेल मिल गई। तो सरकार किस तरह से बचाने की कोशिश करती है। महाराष्ट्र में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कितने बड़े मुद्दे खड़े हो चुके हैं, महिलाएं कितना असुरक्षित अपने आप को फील करती है, ये देखा है। नागपुर जैसे शहर में चंद्रकांत बावनकुले के बेटे ने
उसकी अपनी वो इम्पोर्टेड कार, कुछ 3 या 4 करोड़ की कार है, वो लोगों को रास्ते में दारू के नशे में उड़ाते चला गया। 4-5 गाड़ियां उसने रास्ते में उड़ा दी और वो बाद में बाहर आ गया, वो एक्सपोज भी हो गया कि वो किस तरह से, उसमें भी उनके बेटे को बचाने की महाराष्ट्र की सरकार ने, देवेंद्र फडणवीस ने पूरी कोशिश की। पूना में पोर्शे की कार के एक्सीडेंट की जो घटना हुई, वहां भी आरोपियों को बचाने की पुरजोर कोशिश की गई। अभी तो वो आरोपी सिर्फ बाहर नहीं निकला है, वो दुबई भी चला गया, वो है ही नहीं। जिसने 2 जनों को कुचलकर मार डाला था, वो है ही नहीं। किसानों के जो प्रॉब्लम है, जैसे मैं बार बार कहता हूँ, 2014 में सोयाबीन को जो प्राइस मिली थी, उससे कम आज 2024 में मिल रही है। तो यहाँ किसान नाराज है। कल्चर टू एग्रीकल्चर, हर सेक्शन में आज इस सरकार के खिलाफ नाराजगी है। हर फैमिली को इन्होंने दुख पहुंचा है। वो 1500 रुपया लाडली बहना कहकर वो दूर नहीं होने वाला। तो महाराष्ट्र में ये चाहे जितना कर ले, लेकिन महाविकास आघाड़ी इन मुद्दों को लेकर लोगों के सामने जाएंगी। महायुति बनाम मुद्दे, संघ बनाम मुद्दे, मोदी बनाम मुद्दे, इसी आधार पर महाराष्ट्र का चुनाव होगा। और मुझे यकीन है कि महाविकास आघाड़ी इस बार महायुति को पूरी तरह से कन्विंसिंगली डिफीट करने में कामयाब होगी। जी, बिल्कुल। हरियाणा के बाद अब कोई भी कुछ कहता है तो थोड़ा-सा लगता है कि संभल जाना चाहिए, क्योंकि हरियाणा में हम सब लोगों ने ही हम कह सकते हैं, क्योंकि जो ज़मीनी पत्रकार हैं, जो गए, जो देखा, वो सब कुछ हमने बताया, लेकिन हुआ कुछ और। तो लोगों को के ज़हन में सवाल ये भी आता है कि क्या जनता चाहती है, वो एक अलग बात है, लेकिन क्या बीजेपी चाहती है, वो एक अलग बात है। तो नतीजे जनता के फेवर के आएंगे या जो बीजेपी चाहती है वो आएंगे। हरियाणा के बाद ये सवाल जरूर लोगों के जहन में उठने लगा है। आपके पास मैं लौट रही हूँ, लेकिन ओमकारेश्वर जी, आपका फ्रेम फ्री हो गया था और आप अपनी बात नहीं कह पाए थे। अपनी बात पूरी करिए, फिर जम्मू आनंद जी आपके पास आ रही हूँ। मैं क्या था, माहू अचानक चली गई तो इंटरनेट चला गया था। जी तो जी ये कहूँ कि अभी की जो स्थिति है, इस 5 सालों में जो हम लोगों ने देखा है कि क्या उपद्रव, इस तरह की चीजें हुई, और जो महा राजनीति में कभी लिखा गया था, वो सब देखा गया। लोकसभा चुनाव बाद का है, वो हरियाणा में तो फिर भी नेक एंड नेक, बराबर बराबर की, यहाँ पर जो ट्रेंड आपको है मुझे वो रोकना पड़ेगा, काफी माफ कीजिएगा डिक्लाइनिंग ट्रेंड ओमकारेश्वर जी, है। आपकी आवाज बिल्कुल ब्रेक होकर आ रही है, आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप रीजॉइन कर लें और फिर मैं आपके पास लौट रही हूँ। और इस बीच अच्छा, जम्मू आनंद जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। और सवाल मेरा आपसे ये कि अगर जब हम अभी की बात करते हैं महाराष्ट्र के चुनाव की, तो आपको मुद्दे ज्यादा हावी होते हुए यहाँ पर नजर आएंगे, जो असल में लोगों के मुद्दे हैं, जिन पर वो चाहते हैं कि चुनाव लड़ा जाए और जीता जाए और उसका फैसला हो, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि लगभग हर वर्ग परेशान है, बेरोजगारी है, महंगाई है, किसान परेशान है, महिलाएं परेशान है, जो लगभग देश के तमाम मुद्दे हैं, वो महाराष्ट्र के भी और महाराष्ट्र के अपने मुद्दे भी हैं। या फिर जिस तरह की बयानबाजी होगी जब नरेंद्र मोदी मैदान में उतरेंगे, अमित शाह मैदान में उतरेंगे, और जिस तरह की बयानबाजी होगी, जो सब कुछ हम लगातार लोकसभा इलेक्शन से देखते हुए आ रहे हैं, उसका असर आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। या फिर जातियों के आधार पर किसको कितना हेलो, जी मेरी आवाज आ रही है? जी जी आपकी आवाज आ रही है। जी देखिए, मुद्दे जो देश के हैं वही मुद्दे महाराष्ट्र के भी हैं, लेकिन महाराष्ट्र में उन मुद्दों की जो ग्रेविटी है वो ज़्यादा तीव्र है, क्योंकि महाराष्ट्र में नौजवान बेरोजगारी के दलदल में इतना ज़बरदस्त फंसा हुआ है, और जिस मुंबई और अफराद को हम औद्योगिक नगरी मानते थे, पिछले 1.5-2 सालों में जिस प्रकार से बम्बई से उद्योग गुजरात गया, मतलब जो एक बम्बई पूरे देश में इन्वेस्टमेंट का मैग्नेट वाला शहर माना जाता था, अचानक वो मैग्नेटिक पावर वो शिफ्ट हो गए गुजरात जाने से, ये एक महाराष्ट्र की ओवरऑल जो उसकी ताकत है और उसकी जो छवि और पहचान है, उसी पे एक हमला, और ये बहुत लोग महसूस करते हैं। बिजनेस, इंडस्ट्री,
ये लोग महसूस करते हैं कि महाराष्ट्र में पिछले 2-2.5 वर्षों में जबरदस्त रूप से डेंट हुआ है और ये गुजरात चले गया। दूसरा ये है कि जिस प्रकार से बीजेपी ने शिवसेना को तोड़ा और शरद पवार को तोड़ा, ये मैसेज सिर्फ पार्टी टूटा यहाँ तक नहीं गया है, ये हुआ है कि कहीं ना कहीं मराठी अस्मिता पर गुजरातियों ने हमला किया है और ये बहुत बड़े पैमाने पे ये एक सेंटिमेंट के रूप में काम करने जा रहा है। अने मतलब गुजरात के लोग महाराष्ट्र में आकर राजनीति को नेविगेट कर रहे हैं और डिक्टेट कर रहे हैं, ये महाराष्ट्र की जनता नहीं सहन करने वाली। और तीसरी बात जो है कि बीजेपी ने बहुत प्लान वे से महाराष्ट्र के अंदर कम्युनल सिचुएशन को एग्रीवेट करने का काम किया, चाहे वो सांगली हो, कोल्हापुर हो, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। और यहां तक देवेंद्र फडणवीस ने ये कह दिया कि वोट जिहाद, ये जो वोट जिहाद की बात थी, ये और कुछ नहीं, मुसलमानों को टारगेट करते हुए है। तो मतलब बीजेपी हर संभव ये प्रयास कर रही है कि अपना जो कोर एजेंडा है उनका, पोलराइजेशन वाला और कम्युनलाइजेशन वाला, वो उस पर उतरे हैं। लेकिन महाराष्ट्र का जो ताना बाना है सामाजिक और राजनीतिक, वो ताना बाना ये कहता है, क्योंकि देखिए महाराष्ट्र एक अर्बनाइज स्टेट भी है पूरे देश के तुलना में। अब महाराष्ट्र की जनता कम्युनल पॉलिटिक्स और हेट्रेड हिंदू मुसलमान को जगह देने से नहीं, ये नहीं हो सकता। और ये जो बोर्ड लगाए हैं ना दिल्ली बंबई में, कटेंगे तो मरेंगे, ये इसका सबसे ज्यादा नुकसान ये बीजेपी को होने जा रहा है। क्योंकि महाराष्ट्र का समाज जिसको कहते हैं वो इन सब चीज से उभर चुका है। महाराष्ट्र का समाज एक डेवलपमेंट पॉलिटिक्स को मानने वाला समाज है पॉलिटिकली, ये इंडस्ट्रियल स्टेट है। तो इसके लिए बीजेपी कोशिश कर रही है कि आखिर किन मुद्दों पे इस चुनाव को लेके जाए, क्योंकि सबसे असफल सरकार रही है। जो मुंबई डॉन और ये किलिंग्स इससे उभर चुका था 90s में, बीजेपी उसको वापस लाने की कोशिश की है। और आपको मैं कहना चाहता हूं कि 1 महीने के अंदर जिस प्रकार के एनकाउंटर किलिंग्स हुई, उससे समाज दहल उठा। और फिर ये बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद एक दहशत का माहौल बनाने की जो कोशिश की गई, और फिर बाद में लॉरेंस बिश्नोई को मतलब सवाल सरकार पे खड़े करने के बजाय, बाबा सिद्दीकी तो अजीत पवार गुट का नेता थे, मतलब सरकार के ही एक नेता को एक डॉन ने मार दिया। तो सरकार से सवाल खड़ा करने के बजाय जो मेन स्ट्रीम कमर्शियल मीडिया लॉरेंस बिश्नोई कितना महान और कितना ताकतवर, इसी को एस्टैब्लिश करने में लगी रही। तो पूरे महाराष्ट्र के अंदर और खास करके बंबई और पूरे इलाकों में लोग इस बात को महसूस करते हैं कि भाई हम कहाँ जाने वाले हैं, कहाँ जाएंगे। और इस पे सरकार जो है और गृह मंत्री खुद फडणवीस टोटल फेलियर होने की वजह से हरियाणा में जो जीत, देखिए हरियाणा पे बहुत डिबेट हो गई, मैं भी कई जगह बोला, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे व्हाट इज हरियाणा? हरियाणा ये है कि बीजेपी जीती और बीजेपी की सरकार हारी, वहां कांग्रेस जीत कर भी हार कर भी जीत गई। वहां तो कांग्रेस तो अपोजिशन में थी, इट वाज नॉट इन पावर। तो अपोजिशन में रहने वाली पार्टी के अब अगर 12% वोट बढ़ रहे हैं तो इसको क्या कहेंगे आप? 6 सीटें और बढ़ गई, और दूसरी तरफ बीजेपी के 9 मंत्री हार गए और विधानसभा का अध्यक्ष भी हार गया, तो सरकार हार गई। तो बीजेपी की सरकार हारी, बीजेपी जीती, और वहां कांग्रेस जो है हार कर भी जीती। तो ये जो परसेप्शन है, ये तो
कन्वीनियंस का परसेप्शन बनाया जा रहा है। बट एट द एंड ऑफ द डे हरियाणा का चुनाव का परिणाम महाराष्ट्र के चुनाव को प्रभावित नहीं करने जा रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को एक थोड़ा सा वो जो कोविड के बाद जो बूस्टर डोज मिला था, उस प्रकार का एक बूस्टर डोज है कि हताशा से बाहर निकले हैं। कांग्रेस के लिए थोड़ा सा ऐसा था कि भाई जो घोड़ा निकल पड़ा था उसकी स्पीड को थोड़ी स्लो हुई। लेकिन महायुति के अंदर जिस प्रकार का एक सामंजस्य है, वह महायुति में जिस प्रकार की लीडरशिप है, देखिए आज शरद पवार के तुलना में कोई नेता महायुति में नहीं है। उद्धव ठाकरे के लीडरशिप जो है, उनका ऑरा जो है, उसके तुलना में कोई नेता महायुति में नहीं है। और कांग्रेस जो है पैन महाराष्ट्र में, जिसके आज भी 19 से 20% मत इंटैक्ट है, और उनके जो छत्रप नेता है वो सब पार्टी में एक अगर छोड़ दें, जो अशोक चौहान, चाहे वो पृथ्वीराज चौहान हो, चाहे थोरात हो, चाहे फिर पटोले हो, ये सारे लीडर आज भी इंटैक्ट है। और उसके साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का जो एक मराठी भाषा में उसको कहते हैं तड़का, ये लीडरशिप आज महायुति में नहीं है, महायुति में नहीं है। और जितना ज्यादा अमित शाह महाराष्ट्र में अगर दौरे करेंगे, भाषण करेंगे, इवन मोदी करेंगे, उसका नुकसान बीजेपी को होगा, बिकॉज दैट इज एन एंगल कि गुजराती बना मराठी वाला जो एंगल है ना, वो और ज्यादा मजबूत होता है। तो ऑल सडन डन विदर्भा, ये महाराष्ट्र में विदर्भा जो है 62 सीट्स वहां से है जी। एक जमाने में कांग्रेस का एक गढ़ था, इस बार कांग्रेस ने उसको गेन किया है। पिछले लोकसभा में महाराष्ट्र में कांग्रेस को एक एमपी था, वो भी विदर्भ से थे, चंद्रपुर से। दिस टाइम जो उनके 13, उसमें 5 विदर्भ से है और 2 जगह बहुत नैरो से हारे हैं। ऐसे स्थिति में आंकड़े ये कहती है कि 2019 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ, कांग्रेस का जो वोट परसेंटेज था वो महज 22% था 2019 में। लोकसभा में विदर्भ में कांग्रेस जो है वो 30% वोट शेयर ली है। और बीजेपी की हालत थी कि जिस विदर्भ में 2019 में 48% वोट शेयर था, वो लोकसभा में घटकर बीजेपी की 30% हुई। मतलब 18% ऑफ वोट बीजेपी विदर्भ में 2024 में खोई है, और कांग्रेस जो है वो करीब 12% वोट उसके बड़े हैं। तो ये जो समीकरण है और जो अंडर करंट है वो इंटैक्ट है। पॉलिटिकली भी मैं ये मान के चलता हूं कि लोकसभा के चुनाव और अगर राज्य विधानसभा के चुनाव 3, 4, 5 महीने के अंतराल में होते हैं तो पॉलिटिकली कोई चेंजेस नहीं होते हैं। और 100 दिन की सरकार ने कोई नया कमाल नहीं किया कि जिससे कि उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट हो कि जो मूड लोकसभा में था 3 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव में लोगों का वो मूड एकदम उलटफेर हो जाएगा। ये मैं नहीं मानता, अनलेस देयर इज अ गैप ऑफ 1 year 2 years बिटवीन 2 इलेक्शंस। 3 महीने के चुनाव में लोगों का एक मूड नहीं बदलता है। और महाराष्ट्र के अंदर जी, क्योंकि लोकसभा में महाविकास आघाड़ी 31 सीट प्लस 1 इंडिपेंडेंट 32 सीटें जीती, तो द मूड इज वेरी मच जो है अगेंस्ट बीजेपी और महायुति है। और इसीलिए हम ये इनके साथ कह सकते हैं, देखिए अगर महायुति में सब कुछ अच्छा होता ना तो महायुति के तीनों लीडर मिलकर 288 सीटों का अनाउंसमेंट करते, लेकिन नहीं करते। बीजेपी यूनिलैटरली 99 सीटों का उसने ऐलान करके बता दिया कि दे आर नॉट गोइंग टू वेट एंड दे आर गोइंग टू डिक्टेट टर्म्स।
और इधर महायुति ने बात को ध्यान में रखा कि सीट अलायंस का जो अनाउंसमेंट हो वो अगर संयुक्त पत्र परिषद में जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए, जिसमें उद्धव भी रहे, शरद पवार जी रहे और कांग्रेस के पटोले या थोरात रहे, सो दैट अ मैसेज शुड गो कि ऑल इज गुड एंड दे आर यूनाइटेड and they are going to contest this election with better understanding, not like the Mahayuti जिसमें बहुत सारे अंदर ही खींचतान चल रही है। सो इसीलिए बहुत इंटरेस्टिंग बात है आपने कही है जी। या जी जम्मू आनंद जी, आपके पास मैं लौटूंगी क्योंकि वक्त की कमी है और ओमकारेश्वर जी के सिग्नल्स की वजह से मैं उनको बिल्कुल वक्त नहीं दे पाई हूँ। तो सवाल इसलिए मेरा ओमकारेश्वर जी आपसे मेरा सवाल, क्या बहुत सारे इश्यूज के बारे में हमने बात की और बहुत पते की बातें मैं कह सकती हूँ कि जम्मू आनंद जी ने यहाँ पर अभी रखी हैं कि इतने दिन में हम ये नहीं कह सकते हैं कि लोकसभा के चुनाव के बाद अभी विधानसभा चुनाव हुआ है तो कुछ ऐसा ड्रास्टिक हो जाएगा और 100 दिनों में लोकसभा में 100 दिनों में सेंटर ने कुछ ऐसा करके दिखाया है, मोदी जी ने कुछ ऐसा गजब कर दिया है कि जिसकी वजह से महाराष्ट्र के लोग उनको झोली भर कर वोट दे देंगे। तो फिर आखिर किन मुद्दों के सहारे बीजेपी मैदान में उतरेगी? क्या वही सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, क्या वही मराठा नॉन मराठा, क्या वही नरेंद्र मोदी का कांग्रेस को कोसना, वही परिवारवाद, वही भ्रष्टाचार जिस पे वो खुद घिरी हुई है? देखिए, पहले तो ये कि इस बार चुनाव देवेंद्र का चुनाव है। इस बार नरेंद्र देवेंद्र की जोड़ी चुनाव में नहीं है, जैसा कि हमारे पैनलिस्टों ने पहले भी कहा और ठीक कहा कि इस बार कमान जो है अमित शाह के हाथ में है। लेकिन को ये मानना होगा हरियाणा के बाद खास तौर से कि आप ये मत समझिए कि महायुति को वोट परसेंटेज कम आया है तो वो कमजोर है। महायुति के पास महायुक्ति है, सबसे बड़ी उसकी जो स्ट्रेंथ है वो महायुक्ति है। युक्ति के साथ हर तरह के तंत्र का इस्तेमाल और जो चुनाव में करते हैं वो मैसिवली अपने लीडर्स को उतारे, इस चीज को भूलना होगा। सिर्फ और सिर्फ अमित शाह नहीं उतरे हैं, मैं लोगों का देता हूं। महाराष्ट्र में बीजेपी ने 6 रीजन बांटा है और 6 संगठन मंत्री जो हैं उसमें सतीश को कोंकण दिया है, रकर को उत्तराष्ट्र, चंद्र को ईस्टर्न विदर्भ दिया है, हितानरमा को वेस्टर्न विदर्भ, मधुकर को दिया है मराठवाड़ा और अजय जामवाल को दिया है वेस्टर्न महाराष्ट्र। इसके अलावा इसके टॉप ऑफ जो लोगों को लगाया है उनको भी देखिए, कैलाश विजय बुलाया है जिनको इन्होंने वेस्ट बंगाल में भी इस्तेमाल किया था। प्रहलाद पटेल को लगाया है जो केंद्र में भी और मणिपुर को जिताने में उनका बड़ा रोल, बहुत ही डेडिकेटेड लीडर माने जाते हैं। हालांकि किसी समय में वो उमा भारती के साथ चले गए थे, बाद में आए और फिर उनको सेटलमेंट किया गया। नरोत्तम मिश्रा देश के एक और महत्वपूर्ण लीडर हैं और माने जाते हैं कि वो मैनेज करते हैं, उनको लगाया है। सीटी रवि को लगाया है, अरविंद मेनन को लगाया है, अनिल जैन और अमित ठाकर को। तो ये पूरी फौज उतारी हुई है, उस महायुति के साथ उनकी युक्ति है। लेकिन जनता उनके साथ है कि नहीं, ये वो श्योर नहीं है। उन्होंने सभी लगाया है। इस बार संघ का मैं पूछता हूं कि क्या 2014 में संघ उनके साथ था? क्या 19 में संघ उनके साथ था? लोकसभा चुनाव में संघ उनके साथ नहीं रहा होगा, लेकिन इस बार फिर उन्होंने संघ को लगाया है। बावजूद इसे वोट तो बीजेपी को मिला है ना, और बीजेपी कैंडिडेट्स को मिलना है ना, तो अभी भी सिचुएशन है। 2 बातें की हैं। एक बात, इन्होंने अपनी जो पुरानी रणनीति है जिसमें 30% ये सीटों को काट देते थे, जो सिटिंग एमएलए हैं उनके सीट काट देते थे और दूसरे को देते थे। इस बार असंतोष का दबाव है, संघ का नहीं, पार्टी के भीतर असंतोष का दबाव है कि उन्होंने ज्यादा से ज्यादा जो सिटिंग एमएलए हैं दिया है। अब इसका क्या है, सिटिंग को तो मिल गया, कुछ रह गया, लेकिन वो उनका जो नॉन परफॉर्मेंस है वो उसका उस क्षेत्र में नुकसान दे जाएगा। उसमें से जो सीटें हैं वो उसमें नुकसान होंगी। दूसरी बात, जो इन्हें सीटें दी हैं अजीत पवार को, उसमें से 80% का नुकसान है। तो 45-46 सीटें इन्होंने दी है अजीत पवार को,
उसमें से मुश्किल से 8 दहाई मुझे का फिर आंकड़ा आपको पे तो रोकना बहुत पड़ेगा। होगी, वो उनसे भी उत्कर्ष नीचे जी, रहेंगी। जी, लगातार आपकी आवाज़ जो है अभी भी ब्रेक ही हो रही है। जब से आपसे बात करनी मैंने शुरू की है दोबारा से, तब से भी ब्रेक हो रही है। बहुत समझना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है, बट आई हैड टू स्टॉप यू, क्योंकि आपकी आवाज़ मेरे पास बिल्कुल नहीं आ रही है। आपकी तस्वीर सही सही आ रही है, लेकिन आवाज़ आपकी अभी तक मेरे पास नहीं आ रही है ठीक से। लास्ट और संक्षेप में निरंजन जी, आपसे मेरा सवाल यही कि क्या लॉ एंड ऑर्डर बड़ा मुद्दा होने वाला है, या आपको लगता है कि दैट चैप्टर इज क्लोज? जो पूरा मामला हुआ अभी जो हमने देखा, वो चैप्टर बंद हो चुका है, या आपको लगता है कि लोगों के दिलों में अभी भी दहशत ये है कि अगर उनके साथ कुछ हो सकता है तो किसी के साथ भी हो सकता है? खासतौर पर सलमान खान, इन सब को लेकर जो अभी भी पूरा का पूरा बवाल जो है अभी भी चल रहा है, तो लॉ एंड ऑर्डर क्या बड़ा मुद्दा होने जा रहा है? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं बीजेपी की तरफ से। संक्षेप में आपसे। रहने वाला है, क्योंकि जिस तरह बीजेपी और संघ परिवार नफरत फैलाने की कोशिश कर रहा है पूरे महाराष्ट्र में, उसको देखते हुए ये बहुत मतलब चिंता का विषय है कि लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था कैसे रहेगी। देवेंद्र फडणवीस खुद होम मिनिस्टर है, उनके अंडर ही पूरा पुलिस डिपार्टमेंट है, और ऐसी सूरत में क्या होगा, ये एक वाकई में बहुत चिंता का विषय है। मैंने कल एक वीडियो किया था चंद्रचूड़ के वो राम मंदिर के बयान पर, उसको 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने देख चुके हैं, और आज मुझे कई सारे रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स और जजेस के फ़ोन आए, रिटायर्ड जजेस के, जो बार बार ये आशंका व्यक्त कर रहे थे कि आज भी संविधान को खतरा है। ये चंद्रचूड़ के उस वक्तव्य से समझ में आता है। और किस किस्म की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भाजपा इस चुनाव के दौरान चैलेंज बनकर लोगों के सामने खड़ा करेगी, ये पता नहीं है। आप सभी को बहुत एहतियात बरतने की बहुत ज़रूरत है। ये लोग मुझे फ़ोन कर करके बता रहे हैं, और ये भी बता रहे हैं कि वो रिटायर्ड जज है, वो रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स है, लेकिन कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब ना हो इसके लिए आप पूरी कोशिश करो। तो ये मैं किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, उसके बावजूद ये मुझे सलाह लोग दे रहे हैं। तो वाकई में लॉ एंड ऑर्डर ये एक चिंता का विषय रहने वाला है, लेकिन मुझे फिर भी यकीन है, जैसे जम्मू जी ने भी कहा था कि महाराष्ट्र अब वो उस किस्म का महाराष्ट्र, यूपी, बिहार या वहाँ की तरह महाराष्ट्र नहीं है कि यहाँ हर चीज़ धर्म के आधार पर लोग देखेंगे। हमारी ज़िंदगी आपस पर, एक दूसरे पर यहाँ पर निर्भर है। मुझे दूध देने वाला एक धर्म का होता है, मुझे सब्जी बेचने वाला दूसरे धर्म का होता है। तो हमारी ज़िंदगी एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। तो इसमें महाराष्ट्र में ये नफरत ज़्यादा फैल नहीं पाएगी, और जी, पॉलिटिकल पार्टीज भी इसमें पूरी तरह से एहतियात बरतेंगी और कोशिश करेंगी कि ये ना हो। बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया ओमकारेश्वर जी आपका भी, निरंजन जी आपका भी, और जम्मू जी भी हमारे साथ जुड़े, उनका भी बहुत शुक्रिया अपने कीमती वक़्त देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया आप तमाम लोगों का भी, तमाम दर्शकों का कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आने वाला समय महाराष्ट्र की खास तौर पर सियासत को लेकर बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। इंटरेस्टिंग झारखंड के लिहाज से भी है, झारखंड में बहुत कुछ होने जा रहा है, क्योंकि दोनों ही राज्य बहुत महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र इसलिए क्योंकि वो आर्थिक राजधानी भी है, और उसके साथ-साथ वो बड़ा राज्य है, 288 सीटें वहाँ से आती हैं। झारखंड में 81 सीटें, इसलिए, और महाराष्ट्र में बहुत उठापटक अभी भी चल रही है, इसीलिए इस पर बात करना बेहद जरूरी है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में भी अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है, और वहां किस तरह की बयानबाजी हो रही है वो सब आपके सामने है, और महाराष्ट्र में भी। और आने वाले वक्त में जब चुनावी रैलियां होंगी और गहमा गहमी और बढ़ेगी, और जब सीट कौन कहां से लड़ रहा है ये पूरी तरीके से जब सेट हो जाएगा, नॉमिनेशन शुरू होंगे, उसके बाद तस्वीर और ज्यादा साफ हो जाएगी। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। रोज शाम में 7 बजे रोज की तरह जुड़िए आप राजीव जी के साथ न्यूज पॉइंट में। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।